हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की पोएम ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड पढ़ने जा रहे हैं, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करें तो ये एलिजाबेथन एज के बहुत महान नाटककार और कवि थे। इन्होंने टोटल 37 नाटक लिखे हैं और 154 सोनेट्स लिखे हैं। सोनेट्स यानी 14 लाइन की कविता। अगर हम इस कविता के बारे में कहें तो ये इनके नाटक एज यू लाइक इट, जो कि 1623 में पब्लिश हुआ था, उसके एक्ट 2 और सीन 7 से लिया गया है। नाटक में सीनियर ड्यूक है, बूढ़ा राजा है, जिसका छोटा भाई ड्यूक फेडरिक धोखे से उसका राज्य हड़प लेता है और उसे राज्य से निकालकर अडेन के जंगल में भेज देता है। सीनियर ड्यूक जंगल में जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ उसके वफादार दरबारी भी साथ जाते हैं। विश्वासी कोटियस भी साथ जाते हैं और वहाँ अडेन के जंगल में सीनियर ड्यूक को, बूढ़े राजा को, प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और तब उसी में से एक एमिन्स है जो कि सीनियर ड्यूक के साथ है, बूढ़े राजा के साथ है और उसको सांत्वना देता है और ये सॉन्ग गाता है, ब्लो ब्लो द विंटर विंड। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में आपकी बुक में क्या दिया है। विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616, the greatest playwright and poet in English literature, was the third of 8 children born to a glove maker in Stratford-on-Avon in England. विलियम शेक्सपियर, जिनका जन्म 1564 में और जिनकी मृत्यु 1616 में हुई थी, ये इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य में बहुत महान नाटककार और कवि थे। ग्रेटेस्ट, महान प्लेराइट, नाटककार। वॉज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन बोर्न टू अ ग्लव मेकर इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन इन इंग्लैंड। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म इंग्लैंड के स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में एक ग्लव मेकर यानी दस्ताने बनाने वाले के घर 8 बच्चों में तीसरे नंबर पर हुआ था। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए तो इनको बहुत थोड़ा शिक्षा मिला था, यानी कि ये कम पढ़े लिखे थे। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, तो इनको औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिली थी। एट 18 ही मैरिड एनी हाथवे एंड सून मूव्ड टू लंदन। 18 वर्ष की उम्र में इनकी शादी एनी हाथवे से हो जाती है और ये इंग्लैंड से लंदन चले जाते हैं। विद इन अ फ्यू ईयर्स ही वॉज वेल नोन एज अ लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों के अंदर वह एक अग्रणी अभिनेता और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं, जाने जाने लगते हैं। His great tragedies include Hamlet 1602, Othello 1604, King Lear 1605 and Macbeth 1606। तो इनकी जो बड़ी दुखांत नाटक है, ट्रेजेडीज का मतलब होता है दुखांत, यानी जिस नाटक का अंत, जिस फिल्म का अंत दुख के साथ होता है। आपने देखा होगा कि फिल्म में कभी हीरो मर जाएगा या कभी हीरोइन मर जाएगी या विलेन भारी पड़ जाता है, तो इस तरह से नाटक का जो अंत होता है वो दुख के साथ होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेडीज। तो इनकी महान दुखांत नाटकों में शामिल है हेमलेट, जिसको इन्होंने 1602 में लिखा, ओथेलो 1604 में, किंग लियर 1605 में और मैकबेथ 1606 में लिखा गया है। तो ये सभी
ट्रेजेडीज है यानी दुखांत नाटक है। ही रोट 154 सोनेट्स, इन्होंने कुल 154 सोनेट्स लिखे हैं। सोनेट्स यानी 14 लाइन की कविता। Some of them are addressed to an attractive young man, the Earl of Southampton, whom the poet urges to marry. Others to the mysterious dark lady. यहाँ पर बताया जा रहा है कि 154 इन्होंने सोनेट्स लिखे थे, उसमें से कुछ अड्रेस्ड संबोधित करते हैं टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन, एक बहुत ही आकर्षित युवक को, द अर्ल ऑफ साउथम्पटन, जो कि साउथम्पटन का एक सामंत है, राजा है, whom the poet urges to marry, जिससे कवि रिक्वेस्ट करता है शादी करने के लिए। अदर्स टू द मिस्टीरियस डार्क लेडी, और बाकी का एक रहस्यमयी सांवली लेडी के बारे में लिखा गया है। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी। अ लव ट्रायंगल टू मैन टू अ वुमेन, और बाकी के जो सोनेट्स है वो त्रिकोणीय प्रेम, लव ट्रायंगल यानी त्रिकोणीय प्रेम के बारे में लिखा गया है, जिसमें दो पुरुष एक महिला से मोहब्बत करते हैं। इज सजेस्टेड इन अ नंबर ऑफ सोनेट्स, तो यहाँ पे 154 जो सोनेट्स हैं इनके इसी के बारे में बताते हैं। पहला क्या है, एक बहुत ही अट्रैक्टिव यंग मैन है जो साउथहैम्पटन का सामंत है, राजा है, जिससे कवि शादी करने के लिए अनुरोध करता है। दूसरा, एक रहस्यमयी सांवली लेडी है, और तीसरा है त्रिकोणीय प्रेम, जहाँ पे दो पुरुष एक महिला से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे 150 सोनेट्स जो है इन्हीं तीनों के बारे में सजेस्ट करता है, बताता है। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड इज अबाउट मैन्स इनग्रैटिट्यूड। इनग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, एहसान फरामोशी। अगर मान लीजिए आप किसी मनुष्य के लिए अच्छा करते हैं, उसकी भलाई के लिए काम करते हैं, और वो आपके एहसानों को भूल जाता है, आपकी भलाई को भूल जाता है, कृतज्ञ हो जाता है, एहसान फरामोश हो जाता है, तो उसी के बारे में ये कविता है। द कोल्ड विंटर विंड डस नॉट कॉज सो मच सफरिंग अस अ मैन्स इनग्रैटिट्यूड। जो जाड़े की कड़कड़ाती हवा है वो हमें उतनी तकलीफ नहीं देती है जितना कि एक मनुष्य की कृतज्ञता, एहसान फरामोशी हमें तकलीफ पहुंचाती है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। उतना तकलीफ हमें ठंडक की हवा नहीं देती है। आइए अब हम लोग कविता को पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ समझते हैं। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, कवि जाड़े की हवा से कह रहा है कि एक ठंडक की हवा तुम बहो, बहो बहो, ऐ ठंड की कड़कड़ाती हवा तुम बहो। दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड। दाउ ये पुरानी इंग्लिश है, अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे यू। आर्ट यानी कि आर। दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, अनकाइंड कठोर, निर्दयी। तुम इतनी कठोर नहीं हो, तुम इतनी निर्दयी नहीं हो। अस मैन्स इनग्रैटिट्यूड, जितना कि मनुष्य की कृतज्ञता है, जितना कि मनुष्य की एहसान फरामोशी है, जो एहसानों को भूल जाता है, तो तुम इतनी कठोर और इतनी निर्दयी नहीं हो। इसीलिए ऐ ठंड की हवा बहो, तुम बहती रहो। दाई टूथ इज नॉट सो कीन। दाई ये पुरानी इंग्लिश है, अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसको बोलेंगे योर। कीन का मतलब होता है शार्प या तेज। दाई टूथ इज नॉट सो कीन, तुम्हारे दांत जो हैं वो बहुत पैने नहीं हैं, बहुत तेज नहीं है। बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सिन। दाउ यानी कि यू, आर्ट आर। बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सिन, क्योंकि तुम दिखाई नहीं देती हो। ऑल्दो दाई ब्रेथ बी रूड, यद्यपि तुम्हारी जो हवा है, कड़कड़ाती हवा है, वो हमें चुभती है, वो कड़क है।
कठोर है, हमें चुभती है, लेकिन तुम इतनी भी कठोर नहीं हो, तुम इतनी भी शार्प नहीं हो, तुम्हारे दांत इतने भी पैने नहीं हैं, क्योंकि तुम दिखती नहीं हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कवि है यहाँ हवा को पर्सनलाइज कर रहा है। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार का यूज़ किया गया है। और कौन सा अलंकार है? तो पर्सोनिफिकेशन अलंकार, जिसमें एक निर्जीव को यानी कि हवा को एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य से तुलना की गई है, या मनुष्य के रूप में इसको दर्शाया गया है, दिखाया गया है। और मनुष्य के रूप में दिखाते हुए कवि कह भी रहा है कि तुम्हारे दांत जो है ना वो उतने तेज नहीं है, पैने नहीं है, क्योंकि तुम दिखते ही नहीं हो। हालांकि तुम्हारी जो हवा है वो कठोर है, रूड है, वो हमें चुभती है, लेकिन उतनी भी कठोर नहीं है जितना कि मैंस इनग्रैटिट्यूड, जितना कि मनुष्य की कृतज्ञता, एहसान फरामोशी, जो एहसानों को भूल जाता है, उतना कठोर तुम नहीं हो। इसीलिए ऐ जाड़े की हवा, ठंड की कड़कड़ाती हवा, तुम बहो, तुम बहती रहो। कविता को आगे बढ़ाते हुए पोएट लिखते हैं, हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन हॉली। हे हो ये विस्मयादि बोधक शब्द है जो खुशियों के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो कवि हम सभी से कहते हैं, आइए सभी मिलकर हे हो गाएं अनटू दिस ग्रीन हॉली। ग्रीन हॉली का मतलब होता है क्रिसमस का एक पौधा है जो बहुत ही हरा भरा होता है, कभी सूखता नहीं। आप पिक्चर में इसे देख पा रहे हैं। तो कवि सबको आमंत्रित करते हुए कहता है कि आइए इस सदाबहार हरियाली में हम सभी मिलकर हे हो गाते हैं, क्योंकि मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, ज़्यादातर दोस्ती जो है वो फेनिंग है, धोखा है। मोस्ट लविंग मियर फॉली, और प्रेम मूर्खता है, झूठ है, दिखावा है। फॉली का मतलब झूठ, मूर्खता, दिखावा। देन हे हो द हॉली, हाँ आइए सभी मिलकर हे हो गाते हैं। दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली, क्योंकि ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां हो, कितने भी कष्ट हो, तकलीफ़ हो, फिर भी हमारे जीवन में खुशियां भी है। जॉली का मतलब होता है खुशी। तो आइए इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और सभी मिलकर इस सदाबहार हरियाली में हे हो गाते हैं। सेकंड पैराग्राफ में कवि कहते हैं, फ्रिज फ्रिज दाउ बिटर स्काई, हे आसमान इतनी कड़कड़ाती ठंडक बरसाओ, इतनी कड़कड़ाती ठंडक पड़े कि तुम ही जम जाओ। दैट डस नॉट बाइट सो नाई, और तुम्हारे जम जाने से हमें इतनी चुभन नहीं होगी, हमें इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ नहीं होगी। आस बेनिफिट्स फॉरगॉट, जितना कि हमारी भलाई को, हमारे एहसान को जो हमने दूसरे के लिए करी है वो भुला दिया गया है। दो दाउ द वाटर वार्प द स्टिंग इज नॉट सो शार्प, और तुम्हारे जम जाने से पानी का जो रूप है वो बदल जाता है, यानी कि पानी बर्फ में बदल जाता है और उसके स्टिंग निकल आते हैं, यानी कि वो नुकीला बन जाता है, तो वो हमें ज़्यादा चुभता है। लेकिन तुम्हारे जो स्टिंग है, तुम्हारी जो नोक है, तुम्हारे जो दंश है, वो भी इतने शार्प नहीं है, इतने पैने नहीं है, जितना कि अस अ फ्रेंड रिमेंबर नॉट, जितना कि एक दोस्त हमें याद ही नहीं करता है, भुला दिया है। जितनी तकलीफ़ हमें एक दोस्त के भूल जाने से होती है, उतना तुम्हारे चुभन से हमें नहीं है, तुम्हारे दंश से हमें नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हे आसमान तुम ही जम जाओ, क्योंकि तुम जितना भी तकलीफ़ दोगे हमारे शरीर तक ही रहेगा। लेकिन एक जो दोस्त है हमारे एहसानों को भूल गया है, हमारे किए उपकारों को भूल गया है, भलाई को भूल गया है और हमें याद ही नहीं करता, वो तकलीफ़ हमारे हृदय को कष्ट पहुंचाती है, यानी हमारे भावनाओं को चोट पहुंचाती है। तो उतनी तकलीफ़ तुम्हारे जम जाने से या तुम्हारे स्टिंग से नहीं है। हे हो सिंग हे हो,
unto the green holly। कवि फिर से इसको रिपीट करते हैं और कहते हैं कि आइए हम सभी मिलकर इस हरित सदाबहार में एक साथ हे हो गाते हैं, क्योंकि मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, क्योंकि ज़्यादातर दोस्ती जो है वो फेनिंग है, धोखा है। मोस्ट लविंग मियर फॉली, और प्रेम, मोहब्बत, रिश्ते सभी मूर्खता है, झूठ है, दिखावा है। देन हे हो द होली, हाँ इस सदाबहार में हम हे हो गाएं, क्योंकि हमारी लाइफ में परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, लेकिन फिर भी हमारे लाइफ में खुशियां भी है। जॉली का मतलब खुशी, हमारे लाइफ में खुशी भी है, इसीलिए हम सारी परेशानियों को भूल जाएं और अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, खुशी को एंजॉय करते हैं। आइए हम सभी मिलकर इस सदाबहार हरियाली में हे हो गाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम से हमें ये सीख मिलती है कि प्राकृतिक परिस्थितियाँ कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, ये हमारे शरीर को कष्ट पहुंचा सकती है, हमारे शरीर को तकलीफ दे सकती है, लेकिन एक दोस्त और रिश्तेदार के द्वारा किया गया छल और दिया गया धोखा ये हमारी भावनाओं को, हमारे हृदय को चोट पहुंचाती है। जो उपकार, जो भलाई हम अपने दोस्त के लिए करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए करते हैं और उनके द्वारा उपकारों को और भलाई को भुला दिया जाता है, याद ही नहीं किया जाता है, तो ऐसे में हमारे हृदय को और हमारी भावनाओं को चोट पहुंचती है, जो कि शरीर के कष्ट से कहीं ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड, बाय बाय।